Hello everyone, myself Mahzabin Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series. Today's chapter is chapter 5 primary activities. इसमें हम 4th पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इस सीरीज़ का चौथा वीडियो आ चुका है. ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें हम आज एग्रीकल्चर को डिस्क्राइब करेंगे. एग्रीकल्चर का भी वीडियो तीसरे सेक्शन में दिया हुआ था. ये चौथा सेक्शन है जिसमें हम कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करेंगे. आज का टॉपिक है हमारा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज extensive commercial grain cultivation. Commercial grain cultivation is practiced in the interior parts of semi-arid lands of the mid-altitudes. Following are the chief characteristics features of this agriculture. Number 1, wheat is the principal crop. Through other crops like corn, barley, oats and rye are also grown. Number 2, the size of the farm is very large and often run into hundreds of hectares. Number 3, this is highly mechanized agriculture in which all operations from plugging to harvesting are done by machines. Number 4, since the farms are mechanized and population is sparse, yield per acre is low but yield per person is high. The areas of extensive commercial grain farming include the Eurasian steppes, the Canadian and American prairies, the pampas of Argentina, the velds of South Africa, the Australian downs and the Canterbury plains of New Zealand. यानी कि जो विस्तृत अनाज कृषि है या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है जिसे कमर्शियल पर्पस से किया जाता है, इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक और अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है जिसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित है. नंबर 1, इसमें मुख्य फसल जो होती है वो गेहूं है. इसके अलावा भी मक्का, जौ, जई एवं राई जैसी दूसरी और फसलें भी उगाई जाती है, लेकिन मेन फसल इसकी गेहूं है. नंबर 2, इसमें क्या होता है कि खेतों का आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है. कुछ खेत तो सैकड़ों हेक्टेयर से भी अधिक बड़े होते हैं. तीसरा पॉइंट है ये अत्यधिक यंत्रीकृत है, यानी इसमें मशीनों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है जिसमें जैसे खेत जोतने, फसल काटने और बाकी सारा काम भी जो होता है वो मशीनों द्वारा ही किया जाता है. मशीनीकृत कृषि तथा विरल जनसंख्या के कारण भी होती है. प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है. ऐसे में क्या होता है, कम जनसंख्या वाले एरिया में भी मशीन से उत्पादन किया जाता है. जनसंख्या कम होती है लेकिन उत्पादन अधिक हो जाता है. इस प्रकार की कृषि का जो क्षेत्र है, यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपस, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित कृषि जिसे कहते हैं. दिस इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड rearing ऑफ एनिमल इज डन एट द सेम टाइम. Major crops grown in this type of agriculture are wheat, barley, oats, ragi, maize, fodder, and root crops. Fodder crops comprise an important component of mixed farming. Animals like cattle, sheep, pigs, poultry are the main sources of income along with crops. Soil fertility is maintained by crops rotation and intercropping. Mixed farming requires high capital investment on important items like farm, machinery and building, extensive use of chemical fertilizers and green manure, and also on the skill and expertise of the farmers. This type of agriculture is practiced in the highly developed parts of the world, example northwestern Europe, eastern North America, parts of Eurasia and the temperate latitudes of southern continents. मिश्रित कृषि जो है ऐसी कृषि है, इसमें फसलों एवं पशुओं, जो पशु भेड़ बकरी वगैरह जो होते हैं, समान महत्व दिया जाता है, जिस कारण से ये मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है. यानी कि इसमें फसल भी उगाई जाती है और जानवरों को भी पाला जाता है. इसमें बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं, गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का
और चारे की फसल एवं कंदमूल आदि है। चारे की फसलें जो है मिश्रित कृषि की मुख्य घटक है। फसलों के साथ साथ यहाँ पर जानवरों तथा मवेशियों जैसे भेड़, बकरी, कुक्कुर, गाय वगैरह भी आय के स्रोत हैं। खेतों का आकार इसमें मध्यम होता है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि यंत्रों और भवनों की रासायनिक एवं वनस्पति खाद की व्यवस्था करने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है। साथ ही साथ सफल कृषि के लिए कृषकों की कुशलता एवं योग्यता भी जरूरी है, यानी कि कृषि करने के लिए जो किसान है उसका कुशल होना चाहिए, यानी कि वो अपने काम में माहिर होना चाहिए। इस प्रकार की कृषि जो है विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। जो बहुत डेवलप्ड एरिया है वैसी जगहों में ही ऐसी कृषि की जाती है, जिसमें उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों में समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में होता है। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग जो है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फार्मिंग in which animals are reared for milk and main emphasis is laid on cattle, breeding, health care and veterinary services. Following are its chief characteristic features. Number 1, it is one of the most advanced type of farming which is centered on efficient rearing of milch animals. Number 2, heavy capital investment is required for animal sheds, storage, facilities for fodder, feeding and milching machines. Number 3, it is highly labor intensive agriculture because it involves rigorous care in feeding and milching. Number 4, there is no off season because animals requires proper care throughout the year. Number 5, it is mainly practiced near the urban and industrial centers where there is ready market for fresh milk and dairy products. Next point है, the scope of dairy farming has increased considerably due to development of the transportation, refrigeration and other preservation processes. Dairy farming is not prevalent in the following 3 areas: Northwestern Europe, Canada and South Australia, New Zealand and Tasmania. डेयरी कृषि जो है ये एक विशेष प्रकार की कृषि है। इसके अंतर्गत जानवरों को दूध के लिए पाला जाता है और उनके स्वस्थ सेहत का प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस कृषि के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये बहुत ही उन्नत प्रकार की कृषि है जिसमें ऐसे जानवरों को पाला जाता है जो दूध दे और अच्छी मात्रा में दूध दे। नंबर 2, पशुओं के लिए घास और खाने पीने की चीज़ें, भंडार, उनका रहने के लिए पर्टिकुलर स्पेस बनाया जाता है, घर या छप्पर डाल करके, और दूध दूहने के लिए मशीनरी का यूज़ किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 3, पशुओं को चराने तथा दूध निकालने के लिए पर्याप्त श्रम का होना अनिवार्य है। नंबर 4, पशुओं की देखरेख पूरे साल करनी पड़ती है और इसमें कोई अंतराल नहीं होता या कोई गैप नहीं होता है। नंबर 5, ये खास करके नगरों में या शहरों में या ऐसे औद्योगिक केंद्रों में के आसपास की जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, दूध तथा दूध के उत्पादों के लिए उचित बाजार उपलब्ध होता है। नंबर 6, विकसित यातायात की ज़रूरत होती है। सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है और इसको प्रिजर्वेशन की ज़रूरत भी होती है, तो ऐसे एरिया में प्रिजर्वेशन का भी सुविधा होना चाहिए। ऐसी खेती 3 मुख्य क्षेत्रों में की जाती है। इनके नाम हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा तथा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर? सो वी अंडरस्टैंड लाइक as its name indicates, this agriculture is practiced in the Mediterranean lands surrounding the Mediterranean Sea in Europe and in North Africa from Tasmania to Atlantic coast, southern California, central Chile,
साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. दिस इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड commercial agriculture in which citrus fruits are mainly grown. भूमध्य सागरीय कृषि जो है, जैसा कि नाम से ही अपने पता चलता है कि वो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में की जाती है. इसका विस्तार भूमध्य सागर के सामने वाले जो क्षेत्र हैं दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया तथा अटलांटिक तट तक फैला हुआ है. दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिम भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में है. ये खास करके खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान देता है. विटिकल्चर इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर. Viticulture or grape cultivation is the greatest specialty of this agriculture. Grapes are used to preparing wine, and the best quality wines are produced in different countries of this region. The advantages of Mediterranean agriculture is that more valuable crops such as fruits and vegetables are grown in winters when there is great demands in European and North American market. भूमध्य सागरीय कृषि में क्या होता है, खास करके खट्टे फलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है. ये इसकी मुख्य विशेषता है. भूमध्य सागरीय की ये विशेषता खास करके है, ये ऐसे देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों की खेती भी की जाती है, जिससे अच्छी मतलब क्वालिटी वाली वाइन वगैरह तैयार किया जाता है. इसमें अंगूर को सुखाकर उसकी जो मुनक्का और किशमिश वगैरह भी बनाए जाते हैं. अंजीर एवं जैतून भी यहीं का उत्पादन होता है. शीत ऋतु में जब यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की जो मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से खास करके इस डिमांड को पूरा किया जाता है. Next point is market gardening and horticulture. This is a special type of agriculture in which the main emphasis is laid on the cultivation of high value crops such as vegetables, fruits and flowers. These items are sold in the nearby urban markets. These crops are grown on small farms which are well connected to the urban centers by cheap and efficient means of transportation. It is both labor and capital intensive and lays emphasis on the use of irrigation. The main areas of agriculture are Northwest Europe, Northeastern United States of America and the Mediterranean region. The Netherlands specialize in growing flowers, horticulture crops, especially tulips, which are flown to all major cities ऑफ द यूरोप. बाजार के लिए जो सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि जो होता है, ये विशिष्ट प्रकार की कृषि है. इसमें अधिक पैसे मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल और फूल वगैरह उगाए जाते हैं. इसकी मांग शहरी क्षेत्रों में खास करके होती है और इसे ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां से शहर करीब हो और कम ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पर इसे शहरों तक पहुंचाया जा सके जहां इनकी डिमांड है. इस टाइप की कृषि के मुख्य क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा होती है. नीदरलैंड जो है वो फूलों की खेती के लिए बहुत फेमस है. खास करके यहाँ ट्यूलिप जो फ्लावर्स है उसकी खेती बहुत की जाती है. जिन प्रदेशों में जो किसान होते हैं वे केवल सब्जी वगैरह पैदा करते हैं या फूल वगैरह पैदा करते हैं, वहाँ इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है. ट्रक फार्म एवं बाजार के बीच की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करती है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक फार्मिंग भी रखा गया है. Our next topic is factory farming. This is another types of farming in which livestock, especially poultry and cattle rearing, is done in stall and pens fed on manufactured foodstuff and carefully supervised against diseases. Like other forms of commercial farming, it requires heavy capital investment for building machinery, veterinary services, as well as for heating and lighting. Breed selection and sufficient breeding are two important features of this kind of agriculture. कारखाना कृषि जो है ये भी एक
अन्य और ख़ास प्रकार की कृषि है, जिसमें क्या होता है, गाय बैल वगैरह जो पाले जाते हैं, भेड़ बकरियां पाली जाती हैं, इनको बाड़ों में रखा जाता है, जो उनका घर बनाया जाता है उसमें रखा जाता है। इसमें पशुओं की बीमारियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। और व्यापारिक कृषि पद्धतियों की तरह इस कृषि में भी भवन निर्माण, मशीन खरीदने, रोशनी का सही इंतज़ाम, टेम्परेचर सही हो, और डॉक्टर्स जो होते हैं, मतलब पशु चिकित्सक जो होते हैं, उनके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छे नस्ल का चुनाव किया जाता है, प्रजनन की देखरेख की जाती है, उनमें भी क्वालिटीज़ मेज़र किया जाता है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे हम लोग कारखाना कृषि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये खास करके औद्योगिक क्षेत्रों में ही की जाती है ना, तो इससे रिलेट करके इसका नाम औद्योगिक कृषि या कारखाना कृषि रखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि कृषि के प्रकार। यहाँ पर हम लोग इसके प्रकार जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग अकॉर्डिंग टू फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के आधार पर किस प्रकार तरह कृषि को बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग खास करके देखेंगे तो हम लोग इसको 2 हिस्सों में बांटे हैं। नंबर 1 जो है हमारा वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग, और दूसरा जो है हमारा कलेक्टिव फार्मिंग। तो थोड़ी सी इसमें जान लेते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग जो सहकारी कृषि, और दूसरा जो है हमारा सामूहिक कृषि क्या है। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच a group of farmers voluntarily pool their land and resources and form cooperative society. Cooperative societies help the farmers in procuring important inputs, sell and the farm products at the most profitable rates and processing the quality products at cheaper rates. Cooperative farming is being successfully practiced in some of the European countries like Denmark, Netherlands, Belgium, Sweden, Italy, etc. In Denmark, the movement has been successful that practically every farmer is a member of cooperative. सामूहिक कृषि सहकारी कृषि जो है, ये ऐसी कृषि है जिसमें कृषक जो है या किसान जो है अपनी मर्जी से अपनी जमीन पर संसाधन एकत्रित करते हैं और उसको सहकारी संस्था बनाते हैं और मिलजुल कर फसलें उगाते हैं। यानी कि कुछ किसान मिलकर एक संस्था बनाते हैं और मिलजुल कर के फार्मिंग करते हैं और फसल उगाते हैं। इस प्रकार की कृषि भूमि पर किसी किसान का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता। सभी सदस्यों की अनुमति से एक समिति बनाई जाती है जो कृषि के विभिन्न कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। यानी कि कुछ लोग मिलकर के एक सोसाइटी बना लेते हैं जो किसानों की होती है और सब मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें किसी का निजी कुछ नहीं होता है। सरकारी संस्था जो होती है वो कृषकों को या किसानों को सहायता देती है। ये सहायता कृषि कार्य में काम आने वाली सभी चीज़ों को खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों में साधनों को जुटाने के लिए होती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है सामूहिक कृषि या कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर. इट वाज अडॉप्टेड इन द USSR after the 1917 revolution. A special model of kolkhoz was introduced to improve upon the efficiency of the previous methods of agriculture and to boost agricultural production. A collective farm or farm is a alternative productive cooperative union based on social ownership of means of production and on collective labors which excludes exploitation of man by man. The government sets the yearly target for the farmers and the produce is sold to state at fixed price. सामूहिक कृषि है, इस पर क्या होता है कि उत्पादनों के और संसाधनों का स्वामित्व समस्त समाज का होता है और श्रम सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है। ये कृषि साम्यवादी क्रांति की देन है जो 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ रूस से अपनाया गया था। कोलखोज नामक विशेष मॉडल अपनाया गया था जिसका उद्देश्य क्या होता है, कृषि के दोषों को दूर करना होता है तथा कृषि की उपज को बढ़ाना होता है। सामूहिक फार्म एक ऐसा स्वेच्छा प्रेरित सरकारी उत्पादन संघ है जो उत्पादन के साधनों को सामाजिक स्वामित्व और सामूहिक श्रम पर आधार पर काम करता है, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण
बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार कृषक अपने भूमि, पशुधन, श्रम आदि सभी संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं। इस कृषि में सरकार जो होता है, इस तरह की जो खेती है उसमें सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार उत्पादन का वार्षिक जो यानी ईयरली होता है निर्धारित करती है और कृषि के उपजों को एक निश्चित और निर्धारित मूल्यों पर खरीदती और बेचती है। आज का टॉपिक था वो कमर्शियल एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। आज का टॉपिक बस इतना ही है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपके लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।